मेवात क्षेत्र है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो यहाँ आने वाले लोगों को, हमें ऐसा उस वक्त लगा होगा लोगों को, बड़े लोग हैं कि भाई ये बाबा हैं, चलो गांव में अपने घर कोई रोटी मांगने बाबा आ जाता है तो अपन उसको भी रोटी दे देते हैं। ये कचौरी वचौरी खाने आपको किस तरीके की लगती है अलवर शहर की? अलवर की कचौरी साहब पूरे देश में फेमस है। मैं 20 बार तो शायद खाता ही हूँ। महीने में 20 बार खाते हैं? बड़े दलाल हैं, गायों को कटवा रहे हैं जी। अभी आपने किशनगढ़ में देखा नहीं क्या, थोड़े दिन पहले गायों की बीफ मंडी पकड़ी गई जी। तो वहां से आप देखो ना, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में बीफ मंडियां पकड़ी जा रही है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को पता था कि किस तरीके का वहाँ पे काम हो रहा है? 100% ही पता था भाई साहब, क्यों नहीं पता होगा, कैसी बातें कर रहे हो आप? उनसे कुछ सीखने को मिला है? बिल्कुल मिला है। शांत स्वभाव से राजनीति कैसे की जाती है ये डॉक्टर करण सिंह यादव से हमने सीखा है। जय श्री राम हम भी बोलते हैं, राम मंदिर हमारा भी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या राम मंदिर पे कि ये बीजेपी वालों का ही है? यहाँ रहते हैं और अपने मेवात क्षेत्र जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आप मैं आपको रोज गाड़ियाँ दूंगा, आप मेरा इंटरव्यू लेने आ जाओगे क्या? आप बताओ ना। नहीं आओगे ना? हाँ, तो आप किसी दूसरे आदमी को भेजोगे क्या? नहीं यार वो गंदा आदमी है उसके पास मत जाना, नहीं आओगे ना? अलवर में राजनीति में यूथ में बहुत सक्रिय है इस समय, और संदीप ओला भाई से जानेंगे हम अलवर की राजनीति किस तरीके से चल रही है और पिछला राजनीति का कैसा रहा अलवर में, और आने वाली राजनीति को अलवर में भाई किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संदीप ओला भाई से। तो भाई आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से रही है? देखिए सन 2015 के अंदर एक एसएससी की भर्ती हुई थी जी, जिसका 2017 में परिणाम आया और 2017 में मैं नौकरी लग गया था। तो उसके बाद अलवर कोई एक कॉलेज में मेरा कोई काम था, वो काम करवाने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे ऐसा लगा, बहुत परेशान हम लोग हुए। परेशान होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे छात्र राजनीति करनी चाहिए। मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ आर्ट्स कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, बहुत मजबूत चुनाव लड़ने के बाद। हालांकि मैं विश्वविद्यालय से तैयारी कर रहा था, लेकिन उस वक्त आपको याद हो 2019 में विश्वविद्यालय ने चुनाव रोका था, जो बाद में करवाया गया था। रोक दिया तो वो चुनाव हमने यहाँ से लड़ा, एक छोटे मार्जिन से, भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन उसके बाद फिर लगातार मत्स्य विश्वविद्यालय से हमने हमारे साथियों को लड़ाया और लगातार हम निरंतर जीतते रहे। ठीक है। उसके बाद मैं आरएलपी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा, और हाल ही में जब आरएलपी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस सरकार से हो गया तो मैंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप अभी अपनी राजनीति को कहाँ तक ले जाने वाले हैं? आपको क्या लगता है आपकी राजनीति को लेके कि आप आने वाले टाइम में कौन से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए साहब, मैंने तो कोई राजनीति चुनाव लड़ने के लिए या फिर कोई नाम बनाने के लिए राजनीति की शुरुआत नहीं की। मेरे भाई वहाँ दुखी हो रहे थे जी। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथी भाई ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र यहाँ दुखी हो रहे हैं। तो उन छात्रों की समस्याओं को मिटाने के लिए मैंने चुनाव लड़ लिया। और मेरे जो ये भाई हैं, इनको जब भी समस्या होगी, संदीप ओला इनके लिए मजबूती से तैयार खड़ा मिलेगा। चुनाव जहाँ ये मेरे भाई मुझे कहेंगे आपको यहाँ चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, वरना इन लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई। लेकिन किसी चीज से लड़ने के लिए अपन को एक मंच की आवश्यकता होती है, एक सीट की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी हो जाता है। देखिए मैं ये नहीं मानता कि चुनाव लड़ना कोई जरूरी है। आप मजबूत इतने होने चाहिए, आदमी के पास या तो जनता की ताकत होनी चाहिए या कलम की ताकत होनी चाहिए। जरूरी नहीं है जनता की ताकत के सहारे भी, युवाओं की ताकत के सहारे भी आप बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हो और बड़े बड़े परिणाम है। देश के अंदर किसान आंदोलन, किसान तो नेता नहीं थे लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को झुका दिया। जवान तो नेता नहीं थे लेकिन उन्होंने अग्निवीर को 25% से 50% करवा दिया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है आप चुनाव लड़ो, आप मुद्दों की राजनीति करो, आप मुद्दों के लिए लड़ो, जवान और किसान की बात करो, मेरा ये मानना है। तो आज 17 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद अलवर में इलेक्शन है, तो कौन कौन कैंडिडेट है उनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से आप एक बार बताएं। देखिए हम तो इतना जानते हैं, एक तो हमारा भाई लड़ रहा है, हमारी पार्टी से ललित यादव जी लड़ रहे हैं। हमारा भाई है, लोकल है, मेरे क्षेत्र का है, फुलादपुर गांव से है भाई। एक तो एक तरफ हमारा भाई है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक बाहर से लेके आए हैं और कोई बड़ा नेता बता रहे हैं। मैं तो उनके बारे में कोई ज्यादा विशेष जानता नहीं हूँ, ना मैं जानना पसंद करता। हम इतना जानते हैं कि हमारी लोकसभा क्षेत्र है तो हमारे यहाँ से हमारा भाई चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा चाचा हो, चाहे हमारा ताऊ हो। बाहर के आदमी को आके यहाँ चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, हम उसका बायकॉट कर। लेकिन बाहर के तो बालकनाथ और चांदनाथ भी थे और अलवर की जनता ने उनको जिताया, तो इस बार के चुनाव में आप किस तरीके से देखते हैं कि बाहर का कैंडिडेट दोबारा ना? मैं बताता हूँ, ये अलवर वीरों की भूमि रही है और
मेवात क्षेत्र है जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो यहाँ आने वाले लोगों को, हमें ऐसा उस वक्त लगा होगा लोगों को, बड़े लोग हैं कि भाई ये बाबा हैं, चलो गांव में अपने घर कोई रोटी मांगने बाबा आ जाता है तो अपन उसको भी रोटी दे देते हैं। तो बाबा वोट मांगने आया था, उस रोटी के माध्यम से इन्होंने वोट दे दिया और ये सांसद बन गए। जब लोगों को लगा कि 10 साल हमने हमारे खड्डे में दे दिए, जब उनको ये यकीन हुआ कि 10 साल इन बाबाओं को रोटी की तरह वोट देने के चक्कर में हम 10 साल पीछे चले गए और जिलों से, तो अब जनता जाग चुकी है और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव को बहुत मजबूती से जिताएगी। संदीप भाई, आप अलवर में तो पूरा घूमते होंगे, जैसे कभी कभी आप सुबह जाते होंगे कचौरी वचौरी खाने, आपको किस तरीके की लगती है अलवर शहर की? अलवर की कचौरी साहब पूरे देश में फेमस है। अलवर की कचौरी तो बहुत टेस्टी है और मैं आप ज़्यादा तो यकीनन मानिए महीने में 20 बार तो शायद खाता ही हूँ। महीने में 20 बार खाते हैं? आपको पता है एक बार ये अपने दाऊदपुर स्टेशन पे एक ट्रेन को भी रोका गया था कचौरी के मामले में। सब ये अलवर है, यहाँ के लोग स्वाद के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। अलवर की कचौरी का स्वाद बहुत बेहतरीन उम्दा है। और उस स्वाद के लिए जब हम सुबह रोज उठ के 20 दिन कचौरी खाने के लिए वहाँ जाते हैं तो ये तो अलवर की जनता है सब। बाकी अभी बीजेपी से संजय शर्मा यहाँ के एमएलए हैं, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? उनका काम करने का तरीका और उनका व्यवहार किस तरीके से आप उनको देखते हैं कि किस तरह के एमएलए नहीं है साहब, मंत्री हैं वो तो। 5 साल पहले भी एमएलए रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अलवर की जनता से धोखा किया। काम नहीं करवाने के लिए उन्होंने यहाँ खूब धरने दिए कि भाई मेरा यहाँ काम नहीं हो रहा। अब उनकी सरकार बन गई तो भी आप यहाँ नल चला के देख लो, अपने फ्लैट पे बैठे, आज भी गंदा पानी आ रहा है। उन्हें मंत्री बने इतने पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है अलवर में। डेली अखबारों में, मीडिया में यही आ रहा है कि अलवर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है पानी का, बिजली का है जी। तो अभी ये वन्य मंत्री हैं तो आप किस तरीके से देखते हैं इनका? क्या जानवर सुरक्षित है इनके राज में? गाय, जिस तरीके से गाय को लेके बीजेपी हमेशा बोलती है, तो गाय अब मैं अक्सर देखता हूँ कि वही कचरा खा रही होती है। कचरा कहाँ काट रही है? ये तो बीजेपी वाले दलाल हैं, गायों को कटवा रहे हैं जी। अभी आपने किशनगढ़ में देखा नहीं क्या, थोड़े दिन पहले गायों की बीफ मंडी पकड़ी गई जी। तो वहां से आप देखो ना, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में बीफ मंडियां पकड़ी जा रही है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के नेताओं को पता था कि किस तरीके का वहाँ पे काम हो रहा है? 100% ही पता था भाई साहब, क्यों नहीं पता होगा, कैसी बातें कर रहे हो आप? बाकी संदीप दाइमा से बातचीत कैसी है? बीजेपी के नेता हैं, यूथ है और आप ही के समाज से हैं, बड़े भाई हैं मेरे। और मेरी उनसे अच्छी बातचीत है। वो अलग अलग पार्टी में हैं और कभी भी हमने दाइमा जी को, विचार अलग अलग है लेकिन दोस्ती मेल जोल अच्छा है। चलिए, प्रियंका गांधी जब दौरे पे थी, रोड शो कर रही थी, तो जुबैर खान के साथ में काफी धक्का मुक्की हो गई, वहाँ पे वीडियो काफी वायरल जा रहा है, तो उसको लेके आप क्या बोलते हैं? निंदनीय घटना है। भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच को दिखाता है किस प्रकार से राजस्थान पुलिस के अधिकारियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, मेवात के एक बड़े नेता को, जो किसान जवान मजदूर का रखवाड़ा है, उसके साथ धक्का मुक्की की गई। बहुत निंदनीय घटना है और आज हमने इसके विरोध में एसपी साहब को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने 2 दिन का मैं आश्वासन दिया है और जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। तरीके का दौरा रहा और शहर के लोगों ने किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स दिया? ऐतिहासिक मेरा ये मानना है। अलवर में ऐसा भव्य रोड शो शायद आज से पहले एक बार राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ अलवर आई थी तो हुआ था, या फिर कल प्रियंका जी आई तब हुआ था, आज से पहले। लेकिन उस रोड शो में ज्यादातर ग्रामीण लोगों को देखा गया और बाजार में देखा गया कि बाजार के जितने भी वोटर्स हैं वो बीजेपी की हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्या प्रियंका के रोड शो के बाद में वो वोटर पलट जाएंगे या फिर थोड़े बहुत कांग्रेस में वोट देने की चांसेस हैं उसके बाद? झूठ बोलने का कतई काम अपने पास नहीं है। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के लोग भी इसमें सम्मिलित थे। ये वो लोग थे जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो प्रियंका गांधी के समर्थक हैं, जो प्रियंका गांधी को अपनी नेता मानते हैं। वो लोग अपनी नेता से मिलने के लिए यहाँ आए थे और अपने नेता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए यहाँ आए थे, आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और शहर के लोग बहुत भारी संख्या में, आप देखो ना कितनी बड़ी भीड़ थी साहब। भीड़ तो काफी थी। इतनी भीड़ थी तो इतने लोग ग्रामीण परिवेश से तो आ नहीं सकते। तो ये सब शहर और ग्रामीण परिवेश के सब लोग यहाँ मौजूद थे और उन्होंने प्रियंका जी को, शहर की भीड़ ने यह आशीर्वाद दिया है कि प्रियंका जी आप निश्चिंत होकर जाइए, अलवर की जनता अलवर के बेटे ललित यादव को बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण लोगों का लगाव है वो इसीलिए मतलब शहर में 100% अपने नेता का अभिवादन करने आए। अभी अलवर के मुद्दे पे बात करें तो रैपिड मेट्रो अलवर में आने वाली थी
जो 10 साल से पेंडिंग में पड़ी है, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं, वो अब तक क्यों नहीं आई? यहाँ पे एमपी भी पिछले 10 साल से बीजेपी के रहे हैं और बीजेपी का गढ़ भी रहा है अलवर, और एमएलए भी यहाँ पे लगातार 25-30 साल से आई थिंक बीजेपी के रहे हैं। बनवारी लाल सिंघल 2 बार जीते, उसके बाद में संजय शर्मा दूसरी बार जीते हैं, और उसके बाद भी रैपिड मेट्रो जैसी ईआरसीपी जैसी चीज़ें क्यों अटकी हुई है, और डार्क जोन मिटाने वाली बात भी है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बाबा बालकनाथ जी को टिकट मिला था, दैनिक भास्कर की मैं आपको फुटेज दे दूंगा वो अखबार की, अलवर को डार्क जोन से हटाना मेरी पहली प्राथमिकता। ये बाबा बालकनाथ जी का अखबार में, दैनिक भास्कर जैसे विश्वसनीय अखबार में फ्रंट पेज पे छपा हुआ बड़ा बड़ा हेडिंग्स थी। मुझे तो नहीं लगता डार्क जोन मिट गया, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी की मनसा ही नहीं थी कि वो अलवर की जनता का भला करें, ग्रामीण परिवेश के किसानों का भला करें। क्योंकि बीजेपी पार्टी है वो बड़े लोगों की पार्टी है साहब, वो सिर्फ उन्हीं लोगों, अंबानी अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन लोगों का फायदा करते हैं, किसान का हमेशा उन्होंने शोषण किया है। बात की आपने रैपिड मेट्रो, बुलेट ट्रेन और एक और हवाई अड्डा जो अलवर में प्रस्तावित हुआ था। भंवर जितेंद्र सिंह जी जब यहाँ से सांसद बने, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री बने, तो उन्होंने अलवर में विकास की गंगा बहाई। आप चाहे देखिए ईएसआईसी हॉस्पिटल हो, शहर के अंदर ओवर ब्रिजेज का काम हो, और बड़े काम शहर के अंदर आप देखिए, तमाम जो रोडें थी उनके समय पे बनी थी, और जितने भी ये बांध थे, इन बांधों के अंदर पानी भरा गया था। उसके बाद मुझे नहीं लगता 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, पहले 5 साल मनचानाथ जी रहे, उसके बाद उन्हीं के शीशे बाबा बालकनाथ जी यहाँ आए। उन्होंने ना तो डार्क जोन मिटाया, अलवर में आने वाली मेट्रो रुकवा दी, बुलेट ट्रेन रुकवा दी, हवाई अड्डे को यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। उन लोगों की मंशा जरूर निश्चित रूप से अलवर के जनता के साथ धोखा और भेदभाव करने की रही होगी। तो रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट की हमने बात की थी, उसके बाद हम बात करते हैं ईआरसीपी के मामले में। तो ईआरसीपी पे क्या कहेंगे आप? ईआरसीपी मतलब भारतीय जनता पार्टी का पूर्वी राजस्थान के लोगों को एक जुमला। ईआरसी की बड़ी मांग पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों की रही है, जो डार्क जोन में आते हैं, जब पानी की बहुत समस्या है। किसानों को अगर वो ईआरसीपी का पानी मिल जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ का किसान अपने खेतों में अच्छी फसल पैदा करके और एक बहुत मजबूत स्थिति में आ सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया, और सेंटर में 10 साल से उनकी सरकार थी, लेकिन ईआरसीपी योजना आज तक लागू नहीं कर पाई। भिवाड़ी में आप रोड को किस तरीके से देखते हैं? मतलब भिवाड़ी के रोड कैसे हैं, वहाँ की इंडस्ट्री, और अभी वहाँ पे भी पानी की समस्या, बारिश जैसे आती है तो रोड भर जाते हैं, तो उस पे क्या कहना है आपका? अब आप, तो आपका आना जाना लगा रहता है। आप और हम तो जनता है साहब, अपन तो देखते ही है, जैसे ही पानी आती है तो भिवाड़ी पूरा लबालब हो जाता है, काला पानी वहाँ आ जाता है फैक्ट्रियों से। तो ये सवाल तो आपको बाबा बालकनाथ जी से करना चाहिए। इसका बेहतरीन जवाब तो वो देंगे शायद कि 5 साल वो सांसद रह गए, अभी वहाँ से वो स्टैंडिंग एमएलए हैं, बड़े बड़े सपने उन्होंने वहाँ की जनता को मुख्यमंत्री बनने के, फिर गृह मंत्री बनने के, फिर कोई बड़ा कैबिनेट मंत्री बनने के दिखा दिए, और उनकी खुद की भिवाड़ी। इसमें क्या लगता है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है कि उनको सांसद से एमएलए पे उतारा, एमएलए से उनको मुख्यमंत्री का सपना दिखाया, लेकिन अब वो एक साधारण एमएलए बन के रह गए हैं? भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी न रह के मोदी और शाह पार्टी रह गई है। अच्छा, जो लोग उनके करीबी हैं उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलेगा, मतलब उन्हीं का भला होगा। और बालकनाथ जी के साथ धोखा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। कैंडिडेट के साथ कभी धोखा नहीं होता, समाज के साथ धोखा होता है। या तो समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, एक 35 साल के लड़के को टिकट दिया, एमएलए बनाया, उसके बाद दोबारा से उसको टिकट दिया, सांसद बनाया। हमारे जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं सांसद के, 32-33 साल का हमारा भाई है, और वो चुनाव लड़ रहा है सांसद का, अनिल चोपड़ा। नसीराबाद से आप देखिए शिव प्रकाश गुर्जर हैं, 25 साल के लड़के को पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया। अभिमन्यु पूनिया को देखिए, मुकेश भाकर को देखिए, रामनिवास गावड़िया को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जवान नेताओं को, युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और 10 साल अभी एमएलए एमपी रह चुके बीजेपी के, तो आप किस तरीके से देखते हो कि अलवर में क्या काम किए हैं बीजेपी ने? मुझे तो साहब कुछ लगता नहीं है कोई काम किए। हाँ। अब
कांग्रेस सरकार की कोई योजनाएं थी उनका लाभ जरूर यहाँ लोगों को मिला है। जैसे पहले जो अशोक गहलोत जी ने योजना चलाई कि आज कोई गरीब जो आदमी होता है, किसान होता है, मजदूर होता है, हॉस्पिटल जाता है, आप देखिए 5 लाख रुपए से बढ़ा के फिर उसको 25 लाख तक चिरंजीवी योजना को किया गया। अशोक गहलोत के कारनामे थे। गरीब कभी भी दवाइयों की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से नहीं मरे। सरकारी अस्पतालों में 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक का इलाज फ्री किया गया। जो किसानों के बेटे पढ़ना चाहते थे, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने पढ़ाई करी। गाय गाय चिल्लाने वाली बीजेपी, गौ माता चिल्लाने वाली बीजेपी, गाय माता के लिए उन्होंने किया क्या है? किया तो कांग्रेस ने साहब। उन्होंने गोपालकों को कहा कि आप गायों को पालो, हम आपका गोबर तक 2 रुपए किलो खरीदेंगे। ये माननीय अशोक गहलोत जी की बड़ी सोच थी। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऐसा भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा कि 50 लाख रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से एक बीफ जो एक्सपोर्ट करती थी, उस आरोप थोड़ी सच्ची है, हो ही गया, साबित ही हो गया। अच्छा। आरोप थोड़ी सच है, सच्चाई है बिल्कुल 100% गो तस्करों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अवैध रिश्ते। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, आप देखिए, देश को मूर्ख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, मैं तो पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि बिजनेसमैन लोगों की पार्टी है। ये क्या लोगों से गलत तरीके से चंदा लेते हैं, एजेंसी का डर दिखा के। इलेक्ट्रोल बॉन्ड देखिए, लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है कि एक भारतीय जनता पार्टी जिसने देश के अंदर एक हिटलर शाही चला रखी, मैं इस चीज़ के 100% खिलाफ हूँ। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जवान की, किसान की, पहलवान की, मजदूर की, शोषित की, पीड़ित की बात की है। आने वाले समय में आप देखोगे लोकसभा के अंदर भारी प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी विपक्ष जो ईवीएम हैक का जो मुद्दा जोर शोरों से चिल्ला चिल्ला के कहता है, तो ईवीएम हैक अगर हो गया और बीजेपी का राज वापस से आ गया तो इस पे क्या कहेंगे आप? ईवीएम हैक ये लोग करते हैं, 100% है, लेकिन कितनी ईवीएम हैक करोगे? जनता तो वो हमारे राहुल जी कहते हैं टकाटक बटन ही कांग्रेस का दबाएगी। आप क्या कर सकते हो? आप 100 का 85 कर सकते हो, 100 का 70 कर सकते हो, लेकिन जब 100 का आप 10 कैसे कर दोगे? मतलब जनता ने ठान लिया है, जनता ने ठान लिया है कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई। अभी पंकज गुप्ता का जो मुद्दा है, सीबीआई रेड अलवर हॉस्पिटल में, वो भी भाजपा का ही नेता है। वो भाजपा, आप देख लो ना, एक वेटनरी डॉक्टर क्या कर रहा था अलवर के अंदर, अब बताओ। एक बाहर की महिला को लाके और उसको यहाँ रखा गया, और उसके बाद बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो बीजेपी का नेता था। राजनीति को लेकर क्या हिस्ट्री रही है पंकज गुप्ता की? पंकज गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी, पहले एमएलए की टिकट भी मांगी है इसने। अच्छा। हाँ, तो बलवीर छिल्लर अलवर के जो जिला प्रमुख रहे हैं, और करण सिंह यादव जो अलवर के सांसद रहे हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने साथ देने का वादा किया है भूपेंद्र यादव का। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, बलवीर छिल्लर जी कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया। एक किसान के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रमुख बनाया। क्या उनके कारण रहे, क्या उनकी मजबूरियां रही, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं रही, ये उनके निजी विचार हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य गर्त में है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो अथक प्रयास किए थे, उनको जिला प्रमुख बनाया। और आदरणीय भंवर जितेंद्र जी के वो करीबी, भंवर जितेंद्र जी आप जानिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके करीबी लोगों में बलवीर छिल्लर जी की गिनती आती थी। और अब आप देखो ना, वो इतने सम्मानित आदमी थे, जिला प्रमुख हैं, होर्डिंगों में उनकी फ़ोटो नहीं लगा रही बीजेपी। और उसके बाद आप बहरोड के जो एमएलए हैं डॉक्टर जसवंत यादव, उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था, तेरी कड्डी बिगाड़ दूंगा। तो झुका हुआ जाट मुझे पसंद नहीं है। बलवीर छिल्लर जी पहले कांग्रेस में थे, तब मर्द थे, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके वो झुक गए, क्या उनकी मजबूरी है? नहीं तो बलवीर छिल्लर तो जूते वाला आदमी था, अड़की बातें नहीं करता था। और करण सिंह यादव की राजनीति को किस तरीके से देखते हो आप? सीनियर आदमी थे, बड़े नेता रहे हैं, पार्टी ने 2 बार एमएलए बनाया, 2 बार सांसद बनाया, बीसूका का उपाध्यक्ष बनाया, मंत्री बनाया, महत्वाकांक्षी आदमी मैं तो उनको मानता हूँ कि इतना सब कुछ देने के बाद और आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का इस उम्र में उन्होंने दामन थामा, जिस आदमी ने अपनी पूरी जवानी
कांग्रेस पार्टी को दे दी और अब जाके वो भारतीय जनता पार्टी में गए। क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं रही? और मुझे नहीं लगता कि जो सम्मान उनको कांग्रेस में मिला वो भारतीय जनता पार्टी में मिल पाए। करण सिंह यादव से हाँ 100% मिला हूँ, मेरे अच्छे संबंध रहे। तो काफी सक्रिय रहे वो राजनीति में, तो आपको उनसे कुछ सीखने को मिला है? बिल्कुल मिला है। शांत स्वभाव से राजनीति कैसे की जाती है ये डॉक्टर करण सिंह यादव से हमने सीखा है। लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है हमने सीखा है। फजल हुसैन जी कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगी, कोई कारण रहे कि वहाँ से उनको टिकट नहीं मिल पाया। अब फजल हुसैन जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेव समाज के हमारे भाइयों के वीडियो आते हैं कि वो भूपेंद्र जी से कोई पैकेज लेके बसपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो बिल्कुल। और देखिए संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से संविधान को बदलने की बात कही तो पैकेज पे आए 100% पैकेज पे आए। कितने करोड़ का पैकेज होगा उनका? अब ये तो उनसे ही पूछो ना साहब, मुझे थोड़ी पता है ना, तो मैं गिनने गया ना मैंने देखे। अच्छा। तो पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मेव समाज अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनके वोट बहुत मायने रखते हैं। तो अगर वो 1,50,000 वोट ले भी जाते हैं मेव समाज के, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि ये बीजेपी को फायदा दे सकते हैं, कांग्रेस को नुकसान, ये तो फैक्ट है। मैं आपको रोज गालियां दूंगा, आप मेरा इंटरव्यू लेने आ जाओगे क्या? आप बताओ ना। नहीं आओगे ना? हैं? तो आप किसी दूसरे आदमी को भेजोगे क्या? नहीं यार वो गंदा आदमी है उसके पास मत जाना। नहीं आओगे ना? तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है, उनसे आप रोजगार की बात करो, हिंदू मुसलमान, शिक्षा की बात करो, राम मंदिर, अग्निवीर योजना की बात करो, जय श्री राम, उनके पास कोई योजना। अरे जय श्री राम हम भी बोलते हैं, राम मंदिर हमारा भी है। कोई भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट है क्या राम मंदिर पे कि ये बीजेपी वालों का ही है? तो फजल हुसैन जी को जनता समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान बहुत एकता के साथ यहाँ रहते हैं और अपने मेवात क्षेत्र जाना जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आप देखिए मोती डूंगरी पे एक मंदिर है, जहाँ इधर मंदिर है इधर मस्जिद है, उनके बीच दीवार नहीं है। तो अलवर की जनता के बीच देश के अंदर जिस प्रकार बीजेपी हिंदू मुसलमान के बीच लाइन खींचना चाह रही है, उसका विरोध पूरी। जब हिंदू बोला था, जब हिंदू को ये नॉलेज नहीं थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया, न्यूज चैनल जिनको गोदी मीडिया हम बोलते हैं उनका इस्तेमाल किया और ये दिखाया गया कि मुस्लिम समाज से हिंदुत्व को खतरा है। अच्छा। और उसका फायदा उठाया और इन्होंने हिंदुओं के वोट लिए। अब समझदार हिंदू भी हो चुका है, मुसलमान भी समझदार हो चुका है। आप देखिए कि आप अगर किसी मस्जिद के अंदर कोई हिंदू जाता है, मुसलमान समाज के हमारे भाई उसको कितना मान सम्मान देते हैं। कोई आप मुसलमान लोग भी मंदिर में जाते हैं, दीपावली पे जय श्री राम भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा अब नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी चाल इस बार नहीं चलेगी। लेकिन आप जैसे श्री राम भगवान में आस्था रखते हैं, तो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आप राम भक्त है या आप हिंदू है, इस तरीके का माहौल बीजेपी ने बनाया हुआ है। आप इसको लेके क्या कहते हैं? जैसे आपने बोला कि हम भी हिंदू हैं, हमारे भी वो राम भगवान ही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि राजनीति किस ओर जा रही है ये? अरे राम हमारे भगवान है, श्री राम जी का नाम लेके जो आदमी राजनीति कर रहा है उसकी क्या सोच होगी आप बताओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी भगवान का सहारा लेके भगवान को मोहरा बना के राजनीति कर रहे हैं उनकी सोच कैसी होगी? अरे बात करो शिक्षा की, बात करो रोजगार की, बात करो आप देश से गरीबी हटाने की, बात करो आप किसानों का फायदा करने की, तो हम आप लोगों को वोट देंगे साहब। आप हिंदू को मुसलमान से लड़ा के वोट नहीं ले सकते। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं और हमारे बीच कोई भेदभाव कोई फर्क नहीं है। अगर मैं कहता हूँ आपको, जो ये लोग कट्टरता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इन लोगों से आप ये पूछो ना कि जब रोड पे इनका एक्सीडेंट हो जाए गलती से और खून की जरूरत हो और ओ पॉजिटिव वहां किसी का ब्लड नहीं हो, किसी मुसलमान का हो, तो क्या वो लोग ये कहेंगे कि मेरे घर का ये परिवार का सदस्य मर जाए लेकिन मैं मुसलमान का खून नहीं लूंगा? ऐसा नहीं है। देश के अंदर जब मोहम्मद सिराज 7 विकेट लेता है तो देश का प्रधानमंत्री उसको बधाई देता है। अब्दुल कलाम जी ने देश के अंदर मिसाइलें बनाई तो हम उनको किताबों में पढ़ते हैं। इसका मतलब मुसलमान अच्छे हैं, सिर्फ उनको गलत दिखाया जाता है। और देश का मुसलमान निश्चित तौर पे अगर अच्छे काम करता है, मानते हैं कि कुछ मुसलमान लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, तो वो सभी धर्मों में होते हैं। आप व्यक्ति विशेष के
लेके किसी समाज को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़े मुद्दे पे कुछ कहना चाहोगे आप, और 19 तारीख के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जनता को? मैं तो जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि विशेष तौर से जब आपके अंदर आपका जमीर जिंदा हो, आप सिर्फ एक चीज़ पे वोट करना कि कौन आदमी, जवान हो आप, जवानों के लिए लड़ सकता है, कौन आदमी आपकी अग्निवीर योजना को हटा सकता है, कौन आदमी आपके लिए अच्छे रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, कौन आदमी, आप सब ज़्यादातर किसान के बेटे, कौन ऐसा आदमी है जो किसानों को कर्ज माफ़ी करवा सकता है, किसानों के बिजली के दाम आधे करवा सकता है। और ज़्यादातर हम मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग हैं, तो कौन सी ऐसी सरकार है जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन्स की व्यवस्था करवा सके। इन सब मुद्दों को देखते हुए आपको वोट करना है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आप वोट डालना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। चैनल के सब्सक्राइब के लिए बोल दो, आपके जितने भी मेरे जितने भी भाई हैं और मेरी जितने भी सोशल मीडिया परिवार है, मैं आप सब लोगों को अपना मानता हूँ और आप सब लोगों के सहयोग से आज यहाँ बैठे हैं जो भाई हमारा इंटरव्यू लेने आए। आप लोगों ने हमेशा प्रेम दिखाया है। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि भाई इस क्षेत्र में अभी नए नए आए हैं, बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए सारे भाई लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, बहुत बहुत आभार, और सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।